हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हो? आ जाओ, चलो परमार एसएससी की जो दूसरी क्लास होने वाली है, दूसरा प्रैक्टिस सेट, उसका रिवीजन करते हैं। तुम भी करना, मैं भी करूँगा। और इसके बाद ना एक वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊँगा कि मैं कैसे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है? और ये ब्लिंक कैसे कर रहा है भाई, 1 मिनट रुको, अभी देखता हूँ कैसे ब्लिंक कर रहा है भाई। हाँ, अब देखो, ठीक है, अब ठीक है। चलो आओ, तो ये PDF है, इसकी मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना जाके। ये सारे नोट्स आपके लिए बनाए हैं मैंने, बाकी मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ, चलो रिवाइज करते हैं। और इसमें ना मैंने केवल वो पॉइंट लिखे हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, ज़्यादातर हमें जो याद होती हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है? आगे देखो, ये वाला पेज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रैक्टिस सेट दूसरा है ये। पेन ले लूँ, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि ये ना वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। जैसे आर्टिकल 63 में क्या है कि प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है? और 64 में है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो राज्यपाल का सभापति होगा। 65 में वैकेंट पद संभालेगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ये उसकी जगह पे आ जाएगा। 65 में वैकेंट पद हो गया। 66 में इसका चुनाव है। 67 में टर्म है। टर्म कितना है इसका? 5 साल का होता है, वो तुम सब जानते हो। लेकिन राज्यसभा के लिए 6 साल, ठीक है? उसके बाद देखो आर्टिकल 68 में क्या है कि अगर इसका पद खाली हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो कितने दिनों में भरा जाना है, वो इसके बारे में है, ठीक है? अब इधर देख लो, सबसे लंबे समय तक जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला था। 3 लोगों को मिला था ये, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, और तीसरे का नाम कमेंट में बता देना कौन था, ठीक है? सेकंड प्रेसिडेंट बने थे ये इंडिया के। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और सेकंड कौन बने? फिर सेकंड बने तुम्हारे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड। ये कैसे टेढ़ा कैसे आ रहा है भाई? 1 मिनट रुको। अच्छा, अब आएगा, ठीक है? सही आ रहा है, ठीक। कुछ माइंस इंपॉर्टेंट वो देख लो, जैसे कर्नाटक में हुट्टी गोल्ड माइन है। हुट्टी गोल्ड माइन। कर्नाटक हट नाटक कर रही है, हुट्टी गोल्ड माइन। कुद्रेमुख लोहे या आयरन से संबंधित है। आयरन की माइंस है कुद्रेमुख। झारखंड में कोयला हो गई, कोयला, अब्रक और आयरन और तांबा। कोयला की कहाँ है? झारिया में, ठीक है? झारिया में। अब्रक इसको माइका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइका, MI, चल क्यों नहीं रही भाई, MICK, माइका ही कहाँ है? कोडरम में है। आयरन की है नोवामुडी में, और तांबा की है घाटशिला, तांबा, आयरन, नोवामुडी, अब्रक, कोडरम, और कोयला झारिया, अब्रक, कोडरम, आयरन, नोवामुडी, तांबा, घाटशिला, ठीक है? आगे देखो, चलो ये तो पहला प्रैक्टिस सेट है, ये करवा दिया था कल है। चलो इसको रख देते हैं साइड में। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा था तुम्हारा? तीसरा है नहीं, ये रहा। चलो देखो, तीसरा क्वेश्चन है। तो ये ना 2 कर्व इसमें है, एक तो डिमांड कर्व है, एक सप्लाई कर्व है, ठीक है? सप्लाई कर्व ध्यान रखना, हमेशा इसमें पॉजिटिव स्लोपिंग हुई है, यानी कि बढ़ता ही चला जाता है आगे। और जो डिमांड कर्व है ना वो नेगेटिव स्लोपिंग होती है इसमें, ठीक है? मांग ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा। किसी भी चीज़ की अगर मांग ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है उसकी, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साउथ अमेरिका से संबंधित है ये। साउथ अमेरिका से संबंधित है। साउथ अमेरिका है या साउथ अफ्रीका है यहाँ पे, शायद मुझे कंफर्म नहीं है। चिली, रविंद्र चिली कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में ही है ना? ये है तो इधर, हाँ इधर साइड में किनारों पे पेरू और चिली की सीमा जो है साउथ अमेरिका में ही है। हाँ ठीक है, ये साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ना सबसे जो क्या कहते हैं वोल्केनो, उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ठीक है? चिली और अर्जेंटीना की ये बॉर्डर पे मिलता है। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत वाला इसी साउथ अमेरिका में है, ठीक है? माउंट एकनगुआ उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट है ये इस पर्वतमाला का, एंडीज का। लैंडलॉक कंट्री 2 है इसमें, पराग्वे एंड बोलिविया। यही आपका क्वेश्चन था शायद। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आ गया, ठीक है? देखो, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड कितने दिन में घूम पा रहा है, और रोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लैनेट अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूम पा रहा है। तो सबसे तेज अपने अक्ष पर घूमने वाला जुपिटर है, 9.9 आवर, यानी लगभग 10 आवर के करीब ले लेता है। हमारे यहाँ एक दिन यानी कि 24 घंटे में एक दिन और एक रात होती है, लेकिन जुपिटर पे जाओगे ना तो वहाँ पे 9 घंटे में एक दिन और एक रात हो जाएगी, ठीक है? तो इतनी तेज़ी से घूर्णन करता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन किसका है? तो वो बुध का है, क्योंकि बुध सबसे पास में, तो 38 दिन में तुरंत ये चक्कर कर लेता है। पलायन वेग इसका ज़्यादा है, ठीक है? सबसे धीमा घूर्णन अपने अक्ष पर सबसे धीमे कौन घूमता है? तो वीनस। कितने दिनों में? 243 डेज, 243 दिन में घूम पाता भाई साहब, इतना देख लो ज़्यादा। और सबसे धीमा रिवॉल्यूशन किसका है? तो वो नेपच्यून क्या है। देखो नेपच्यून सबसे दूर है ना, तो सूरज, देखो ये है सूरज और नेपच्यून है यहाँ पे,
तो सबसे दूर है तो सबसे बाद में चक्कर लगा पाएगा, और जो सब सन के सबसे पास होगा वो सबसे जल्दी लगा लेगा। तो सबसे पास है मरकरी, मरकरी 88 दिन में लगा लेता है, बात है समझ। बाकी अर्थ का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर इस स्पीड से मैं किसी भी चीज़ को फेंक दूँ आसमान में तो वो फिर वापस ज़मीन पर नहीं आएगी कभी भी, इसको कहते हैं पलायन वेग, ठीक है। जुपिटर सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं इसके, 4 उपग्रह हैं, 4 सैटेलाइट 4 हैं। कौन कौन से? लो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का, गैलीलियो ने इसके 4 उपग्रह खोजे थे, ठीक है। कुछ नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1979 में ध्यान रखना, 19 यहाँ लिख दूँ मैं, 1979 में ये मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा पहली इंडियन थी, ये पहले इंडियन थी जिनको मिला था, ठीक है, मदर टेरेसा 1979। उसके बाद 1930 में सीवी रमन को मिलता है, ये देखो सीवी रमन 1930 फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए मिलता है। अमर्त्य सेन ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट के लिए इनको मिला है, इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में। कैलाश सत्यार्थी पीस के लिए मिला था शांति का नोबेल 2014 में। और 2014 में आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकला देख लो, जैसे राजस्थान की है फड़, पश्चिम बंगाल के कालीघाट, और उड़ीसा की है पटचित्र उड़ीसा की है भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, और कालीघाट कहाँ की है? पश्चिम बंगाल, और फड़ कहाँ की है? राजस्थान की है। बाकी तुम गतका पंजाब की कह लो, मधुबनी बिहार की कह लो। अच्छा एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया इस बार ना, निर्मला सीतारमण जी जो थी उन्होंने जब बजट पेश किया था तो मधुबनी साड़ी पहनी थी पंजाब की, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना, टिक कर देना सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998। 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में बिस्मिल्लाह खान को मिला था। 1947 में इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी, और शहनाई वादक एक हुसैन खान है और एक अनंत लाल, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहिनी अट्टम के कुछ कलाकार देख लो, जैसे पल्लवी कृष्णन, तो कृष्ण भगवान, और किसके अवतार थे? विष्णु, तो विष्णु जी के लिए ही तो मोहिनी अट्टम डांस किया जाता है, ठीक है। और कल्याण कुट्टी अम्मा ये भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुंदर नारायण, जयप्रभा मेनन, ये जो है इनकी कलाकार हैं, ठीक है। गोपिका वर्मा तो कृष्ण जी गोपिकाओं के बीच घिरे रहते थे, ऐसे याद रख लो, गोपिका वर्मा। और कनक रेले, सुंदर नारायण मतलब भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया था? मोहिनी का लिया था। जयप्रभा मेनन किससे? मोहिनी अट्टम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। हरित क्रांति में जो वैरायटी यूज हुई थी वो हाई यील्डिंग गेहूं की वैरायटी यूज हुई थी, HYV, ठीक है। HYV की जो सीड से पहली बार बोर लोग ने मैक्सिको में यूज़ किए थे। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज़ 1970 में मिला था, ठीक है। हरित क्रांति सबसे पहले PL 480 पब्लिक लॉ 480 USA से ये स्कीम शुरू हुई थी हरित क्रांति के लिए सबसे पहले, ठीक है। वैश्विक वैधानिक तरलानुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है बैंक जो है कुछ पैसा अपने पास रखेगा। देखो 3-4 रेट याद रख लेना। एक तो रेपो रेट कितनी है? 6.5%। रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। CRR कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 4.5%। SLR कितना? 18%। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे ध्यान रखोगे भाई? प्रार्थना समाज की स्थापना 1870 में आत्माराम पांडुराम दुबे ने करी थी, ठीक है। 1870 में 2 लोग और जुड़े, MG रनाडे और केशव चंद्र। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में करी थी, नहीं 1814, हाँ, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? परसेप्ट्स ऑफ जेसस और गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये इनकी 2 बुक्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में करी थी, और तत्वबोधिनी पत्रिका भी नहीं की है। दादोबा पांडुरंग जो है परमहंस मंडली की स्थापना करी थी। दादोबा पांडुरंग ने कब करी थी? 1839। 39 के बाद 40 में इन्होंने तुरंत कर दी थी। रामकृष्ण मूवमेंट 1 मई 1897 को शुरू हुआ था, और कहाँ पे हेडक्वार्टर था इसका? बेलूर मठ, तमिलनाडु में रॉक मेमोरियल है, इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आया लास्ट पेज रह गया है। हमने गाइड किया था ये 12 पे और यहाँ 13 से, ठीक है। हाँ भाई देखो कुछ एक्ट हैं इसमें, तो क्वेश्चन तो ये वाला था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये वाला 1986। 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था। 1991 में RPA जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1991 RPA जनप्रतिनिधित्व एक्ट। 14वां क्वेश्चन देखो, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुच्चिकल जलप्रपात, कहाँ पे? कर्नाटक में बराही नदी के किनारे पर, बराही नदी पर है, ठीक है। और सेकंड सबसे ऊंचा कौन सा है? गरसप्पा कहाँ पे? कर्नाटक में जो रिवर है कौन सी है? शरावती रिवर, ठीक है। दूधसागर मांडवी रिवर कहाँ है? गोवा में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा
हुडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा रिवर, और ये कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात चंबल रिवर पे, चा से चूलिया, चा से चम्मच और राजस्थान में, ठीक है। हुडरू ध्यान रखना, हुडरू स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा रिवर कहाँ पे, झारखंड, स्वर्णरेखा रिवर झारखंड, कैसे याद करोगे, स्वर्णरेखा रिवर झारखंड, ऐसे ध्यान कर लेना, रटते रहना इसको। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, है चित्रकूट जलप्रपात, और भारत का न्यायाग्रह भी कहते हैं इसको, चित्रकूट को। और मेरे हिसाब से शायद मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंद्रावती रिवर पर है, ठीक है। मामू गाँव जो पोर्ट है वो ज्वारा रिवर, और ज्वारा रिवर है गोवा के अंदर। आगे देखो आर्टिकल 120 में क्या कहा गया है, संसद में प्रयोग भाषा, आर्टिकल 120 कौन सी है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, हिंदी भी है और इंग्लिश, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, ठीक है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। आर्टिकल 210 देखो, 120 तो संसद में, और 210 किस में हो जाएगी, राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा हो जाएगी। अब देखो ये वाला, ये ना तुम मैप से ही ध्यान रखना, इसमें चारों क्लियर हो जाएंगे। देखो ये पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी होगी तो जून 20-22 जून के करीब, और इसको कहेंगे समर सॉल्टाइस कहेंगे, और सबसे लॉन्गेस्ट डे 21 जून को होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाओगे तो सितंबर 22-23 सितंबर को, ठीक है, 22-23 सितंबर, और इसको कहेंगे ऑटोमनल इक्विनोर, और यहाँ पे इक्वल डे और नाइट, सितंबर में करीबन 22 सितंबर को इक्वल डे और नाइट होते हैं, ठीक है। फिर इधर आओगे तो इधर दिसंबर में देखो, जून, सितंबर, दिसंबर से 21 और 22 के बीच, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, इसको क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। आगे देखो मार्च, अब मार्च हो आ गए तुम 20-21 मार्च को, तो यहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, सारा ध्यान रखना। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, पहली महिला नोबेल प्राइज विनर, पीछे बताया था अच्छा पहली भारतीय महिला थी वो तो मदर टेरेसा, और 1979 में, और पहली महिला पूछ लो तो 1903 में मैडम क्यूरी, किसके लिए मिला था, रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था इनको। क्वेश्चन नंबर 18, एक बुक है तुम्हारी कहाँ, ठीक है, हाँ, ये क्या लिखा है भाई, बेस्ट डे एंड टुडे, अच्छा योर लिखा है, सॉरी, योर बेस्ट डे एंड टुडे अनुपम खेर, अनुपम खेर की ये बुक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19, आदि चट्टानें, अवसादी चट्टानें जो होती हैं ना, वो प्राथमिक चट्टानों के लिथिफिकेशन से मिलती हैं हमें, तो ये प्राथमिक चट्टानें होंगी, इनसे मिलती हैं अवसादी। कौन सी, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। कायंत्रित चट्टानें जो होती हैं, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों के बाद में बनती है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी के नियत चेंजिंग से, इनके चेंजिंग से ये बनती है, ठीक है। मार्बल हो गया, क्वार्टर एक मिनरल है। स्टडी ऑफ रॉक्स को कहते हैं पेट्रोलॉजी, और स्टडी ऑफ फॉसिल्स जीवाश्म का अध्ययन पैलेटोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन, और रॉक्स का अध्ययन पेट्रोलॉजी, ठीक है, पेट्रोलॉजी, समझ में आई बात। आ जाओ लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, वो उड़ीसा है, ठीक है। यहाँ पे देखो उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम का, और उड़ीसा में भी कहाँ पे, पंचपट मालिम है। झारखंड में लोहारडागा, और गुजरात में जामनगर, गुजरात के जामनगर में एल्यूमिनियम का उत्पादन क्या, खनन होता है उसका, ठीक है, एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। साउंड की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है ये। आर्टिकल 21 कहाँ है, क्वेश्चन 21 है, ठीक है। वैसे आर्टिकल 21 बताओ क्या क्या है उसमें, उसमें तुम मुझे 5 पॉइंट लिख के दिखाना कि ये आर्टिकल 21 में है। जी देखो, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब किसी एसिड को और क्षार को दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो जो लवण बनता है, साल्ट बनता है, ठीक है, वही तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी उदासीनीकरण। और क्लोर एल्कली प्रक्रिया, एल्कली का मतलब होता है ऐसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो जब NaCl को H2O के साथ घुल दिया जाता है तो NaOH अलग निकल जाता है, हाइड्रोजन अलग निकल जाती है, और तुम्हारा क्या कहते हैं, क्लोरीन अलग निकल जाती है NaCl को पानी में घुलने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में तुम्हें ये अभी नीचे देखो, अभी नीचे पूरा प्लांट किंगडम पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लांट किंगडम कर लेना, प्लांट किंगडम क्या करोगे यहाँ, प्लांट किंगडम, ठीक है। आ जाओ, एनालिडा का उदाहरण क्या है, अर्थवर्म और जोंक, ठीक है। जंतु जगत से, एनिमल किंगडम से संबंधित है। इसके अदन्य हो गए नेमाटोडा, एस्केलमेंथिंग, राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, और एस्यूडोसिलोमेट। क्वेश्चन नंबर 24, हार्ड वाटर, ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है। बाकी और भी नॉलेज थी इसमें, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्रंजक चूर्ण वाला फॉर्मूला, तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादातर वो पता ही होता है, ठीक है।
आगे देखो न्यूटन लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम होता है, सेकंड लॉ संवेग परिवर्तन का नियम है, और थर्ड लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, संवेग परिवर्तन है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल, संवेग का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम बी, और लॉ की बात करूँ तो F इज इक्वल टू एम ए, ये तुम्हारा लॉ है इसमें। ठीक है, और जड़त्व का नियम तो तुम जानते ही हो। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। जड़त्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी मास ज़्यादा है तो जड़त्व भी ज़्यादा। अब आ जाओ प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम तो अच्छे समझ लेना, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हो गया क्रिप्टोगेम्स और एक हो गया फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम अपुष्पोदभेदी और फेनेरोगेम पुष्पोदभेदी। तुम्हें अपुष्पोदभेदी से ही पता चल रहा होगा कि ये ना ऐसे इसमें पेड़ पौधे या प्लांट आएंगे जिनमें फूल नहीं होगा, और सीधी सी बात है जब फूल नहीं होगा तो उसका कोई फल भी नहीं बनेगा, क्योंकि फूल से ही फल बनता है। ठीक है, अब इसको भी क्रिप्टोगेम को भी तीन भागों में बांट दिया है। एक थैलोफाइटा, देखो ये रहा थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में जो भी क्या कहते हैं, जो भी प्लांट होंगे उनमें ना तो सीड होगा, ना स्टेम होगी, ना फ्लावर होगा, ना रूट होगी, ना जाइलम और फ्लोएम, कुछ भी नहीं होगा। जैसे एल्गी और लाइकेन, दो एग्जांपल ध्यान रखना थैलोफाइटा के। ब्रायोफाइटा, ना तो इनमें लीफ होगी, लीफ नहीं, लीफ माने पत्ती, ना तो इनमें लीफ होगी, ना रूट होगा, ना स्टेम होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें ना फाल्स स्टेम मिलते हैं। ठीक है, यानी कि मिलते ही हैं ऐसा समझो। और ना इनमें वस्कुलर टिश्यू होंगे। वस्कुलर टिश्यू कौन से, जाइलम और फ्लोएम, ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो ये इनमें भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखना, लिववर्म और हॉर्नवॉट्स और मॉस, ये तीन एग्जाम्पल हैं इसके ब्रायोफाइटा के। टेरिडोफाइटा ना ही कोई तुम्हारे सीड होंगे, ना फ्लावर होगा, ना ही वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यू ये प्रेजेंट होते हैं, हाँ इनमें टेरिडोफाइटा में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एग्जाम है, फर्न हो गया, हॉर्सटेल हो गया, और लाइकोफेटस हो गया। ठीक है, लाइकोफेटस। आगे तुम देखो फेनेरोगेम्स को दो भाग में बांटते हैं, एक तो अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होती हैं जो बिल्कुल नग्न बीजी होती हैं, यानी कि जिनके बीज के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती, और जिनके बीज के चारों तरफ कवरिंग होती है उनको आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जैसे पपीता के बीज अंदर ही तो होती हैं उसके, तो कवरिंग होती है। ठीक है, सीड होता है इनमें सीड होता है, फ्लावर भी होता है, और वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। देखो इनमें सीड नहीं होता है, ना ही फ्लावर होता है, नग्न बीजी होते हैं ये केवल। ठीक है, जैसे दो पेड़ ध्यान रखना, एक साइकस का पेड़ और चीड़ का पेड़, तो ये किस में आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे। एंजियोस्पर्म दो भाग में बांट दिया, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री और डाइकोट का मतलब दो बीजपत्री। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं तुम्हें एक काम करना, पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, पोस्ट पे देख लेना उसमें क्या डिफरेंस होता है, पढ़ लेना वहाँ से पोस्ट से। तो यही वीडियो है, अच्छी लगे लाइक कर देना, और चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, 1-2 सब्सक्राइबर होंगे मुश्किल से, बाकी PDF मिल जाएगी तुम्हें टेलीग्राम पे।